बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला मीर कासिम की ओर से युद्ध करते हुए पराजित हुए और एक प्रकार से वे भी अंग्रेजों के सामने एक कैदी के रूप में पेश किए गए। इस समय अगर अंग्रेज चाहते तो वे अवध पर आसानी से अपना अधिकार जमा सकते थे या अवध को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे सकते थे, जैसा कि कहा जाता है कि वेंसिटार्ट का ऐसा इच्छा था, ऐसा मनसा था, किंतु क्लाइव ने ऐसा कालांतर में नहीं किया। मुगल बादशाह को अवध देना ठीक उसे इसलिए प्रतीत नहीं हुआ क्योंकि वह बिना अंग्रेजों की सहायता के उस पर अपना अधिकार बनाए नहीं रख सकता था। इसके अलावा मराठे निरंतर अवध की सीमाओं पर आक्रमण कर सकते थे, जिससे अंग्रेजों को खतरा उत्पन्न हो सकता था। उसी प्रकार यदि अंग्रेज स्वयं ही अवध को अपने अधिकार में करते तो न केवल शुजाउद्दौला ही अंग्रेजों का स्थायी शत्रु बन जाता और मराठों के साथ मिल जाता, अपितु मराठे भी अवध पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते। इस कारण यहाँ पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि क्लाइव ने अपनी दूरदर्शिता, अपनी कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया और उसने उसी के अनुरूप अवध के साथ समझौता किया। उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को उसका राज्य वापस दे दिया। इसके एवज में शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को तकरीबन 50 लाख रुपया दिया। शुजाउद्दौला ने कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देना स्वीकारा और नवाब ने जो चुनार का क्षेत्र था, जिसे ईस्ट का गेटवे कहा जाता था, उसे उन्होंने अंग्रेजों को दे दिया। इसके अतिरिक्त बनारस और गाजीपुर की जागीर अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को दे दी गई। नवाब ने अपने राज्य की सीमा में अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने की सुविधा दे दी और नवाब ने यहाँ तक कि सेनाओं की सुरक्षा के लिए भी अंग्रेजों की सहायता लेना स्वीकार किया और पूरा व्यय खुद उसने वहन किया। इस तरह से अवध के साथ जो समझौता क्लाइव ने किया इलाहाबाद की संधि के मद्देनजर, वह और भी अधिक लाभदायक दिखलाई पड़ता है। इससे जहां एक ओर शुजाउद्दौला अंग्रेजों का मित्र बन गया और इससे अंग्रेजों की जो बंगाल की सीमाएं थीं वह न केवल मराठा आक्रमणों से सुरक्षित हो गईं, बल्कि अंग्रेजों ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने और सैनिक सहायता के समझौते में उसे सम्मिलित करके अपने ऊपर पूरी तरह से डिपेंड कर दिया। इसके अतिरिक्त जब हम बंगाल के नवाब के साथ अंग्रेजों के समझौते की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात लगान लेने और असैनिक न्याय करने का अधिकार प्राप्त हुआ। शांति व्यवस्था और फौजदारी का न्याय अर्थात निजामत इस समय भी नवाब के हाथ में रही और इसके लिए वे अंग्रेजों ने नवाब को कुछ राशि देना भी स्वीकार किया था। इस एग्रीमेंट में हमें देखते हैं कि बंगाल का जो क्षेत्र था, यानी समग्र बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पर एक प्रकार से दोहरा शासन स्थापित हुआ। यद्यपि अंग्रेजों ने सूबे के शासन के अधिकारों को डिवाइड किया था और एक भाग अपने पास रखा था, किंतु वास्तव में ये सूबे अंग्रेजों के हाथों में चले गए थे और
नवाब केवल नाम मात्र का शासक था। जहां एक और नवाब अल्पवयस्क था, वहीं अंग्रेजों के पास आय के सोर्स थे और इस वजह से उन्होंने बंगाल के नवाब को एक पेंशनर की भांति बना दिया। इस प्रकार क्लाइव ने राजनीतिक समस्याओं को जहां हल किया, वहीं उसमें उसने अपनी दूरदर्शिता और कूटनीतिज्ञता का भी भरपूर परिचय दिया। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए थे और इसी के मद्देनजर उन्होंने सीधे सीधे उत्तरदायित्व को संभालने की बजाय क्रमबद्ध रूप से उत्तरदायित्व को उन्होंने अपने हाथों में लिया और भारत में कंपनी की स्थिति को उन्होंने निरंतर मजबूत करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त लॉर्ड क्लाइव ने कुछ प्रशासनिक सुधार भी इस दरमियान किए और इसके माध्यम से उसने असैनिक सेवाओं में कुछ रिफॉर्म्स किया। फ्री पास जो दस्तक उनको मिला हुआ था, उसका भी कुछ मामले में उन लोगों ने दुरुपयोग किया और कंपनी के सभी सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों ने से उसने इस प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराए कि वे भविष्य में कोई रिश्वत नहीं लेंगे। यानी उसने शासन को ऑनेस्ट बनाने का कार्य किया। इसके अलावा उसने मद्रास, जो कि दक्षिण में अंग्रेजों का गढ़ था, वहां के कुछ एम्प्लॉइज को बंगाल बुलाया और बंगाल के कुछ जो नवीन एम्प्लॉय थे उनको उसने मद्रास भेज दिया। हालांकि इसका विरोध हुआ, लेकिन विरोध कुछ दिन ही रहा, बाद में सभी को इसको स्वीकार करना पड़ा था। इस तरह ट्रांसफर की प्रक्रिया के द्वारा इसने करप्शन को रोकने का एक प्रयास अपनी ओर से किया था। क्लाइव ने सैनिक सेवाओं के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप किया, जैसे मुंगेर और पटना की छावनियों में रहने वाले अधिकारियों को आधा भत्ता दिया। जब सैनिक अधिकारी छावनी से बाहर परंतु बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य करने जाएंगे तो उन्हें पूरा भत्ता मिलेगा। इस तरह की कुछ बातें उसने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत की। इसके अतिरिक्त अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की पेंशन का भी प्रबंध उसने अपने समय में किया। इस तरह क्लाइव ने अल्पकाल में ही विभिन्न प्रकार के सुधार किए। सैनिक सुधारों ने कंपनी के व्यय में कमी की, उसकी अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन की व्यवस्था भी लाभदायक हुई, परंतु उसके असैनिक सुधार व्यर्थ हुए। कर्मचारियों ने ईमानदारी के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिया, परंतु किसी ने भी उसे गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। उपहार, बेईमानी, व्यक्तिगत व्यापार की बुराइयां ये पूर्ववत चलती रही। तो इस तरह हमें देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों के लिए भारत में एक विस्तृत कार्य क्षेत्र मिला और उसे उन्होंने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से कालांतर में अपनी कंपनी की स्थिति को स्ट्रांग बनाने का प्रयास किया। इसी की परिणति बंगाल में दोहरे शासन की स्थापना हुई, जिसकी चर्चा हम लोग आगे के खंड में करेंगे। थैंक यू।